हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। एंड गाइस, 30 जून 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में अपीयर हो रहे हैं तो आप हमारे 100 डेज के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस हमारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है और मेंस के लिए भी काफ़ी सारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं। प्लस अगले साल 2021 के लिए भी पेड कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट करके पूरे पेड कोर्सेज से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। जिस प्रकार से हम लोग को सिविल सर्विसेज में जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज़ को भी कवर करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग पेपर 2 से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि पेपर 1 से रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं आई है। देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 3। सो गाइस, पेपर 2 की पहली न्यूज़ में बात हो रही है एग्रीकल्चरल रिफॉर्म के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। तो देखिए गाइस, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा अभी 2 वेबिनार्स कंडक्ट किए गए थे। तो उसमें जो चर्चाएं हुई हैं, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग देखेंगे। जैसे कि याद रखिएगा, इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पर आज की डेट में हम लोग को देखने को मिलती है एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर के मामले में। यानी कि दूसरे नंबर पर इंडिया एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर जो है वो बताई जा रही है पूरे दुनिया भर में। यानी कि फिशरीज सेक्टर के अंदर इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पर है। एक बहुत ही बड़ा हमारे कंट्री के अंदर फिशरीज मार्केट हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। दूसरी अगर हम लोग बात करें गाइस, तो इंडिया सी फूड एक्सपोर्टर की कैटेगरी में 4th लार्जेस्ट पूरे दुनिया भर में हम लोग को देखने को मिलती है। पूरे दुनिया भर में 4थे नंबर पर है सी फूड एक्सपोर्ट करने में हम लोग। और आत्मनिर्भर भारत, अगर आपने मेरा पूरा टॉपिक पढ़ा होगा तो आप लोग को पता लग ही चुका होगा कि आने वाले समय में जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं तो वो इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि इन सब चीज़ों में जो चर्चाएं हो रही हैं तो वो ऑलरेडी हम लोग आत्मनिर्भर भारत में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि सरकार जो है वो किन किन एरियाज़ पर जो है वो काम करेगी। तो जिन बच्चों ने आत्मनिर्भर भारत का पूरा टॉपिक नहीं देखा है, पाँचों के पाँचों इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज नहीं देखे हैं, ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने भी कवर कराया हुआ है। अगर आप ओनली करंट अफेयर नाम के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर आत्मनिर्भर भारत का या फिर पाँचों के पाँचों इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज का एक सिंगल वीडियो मिल जाएगा। 2-2.5 घंटे का मेरे ख्याल से वो वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा। उसको अगर आपने देख लिया तो प्रीलिम्स में मिनिमम 2 क्वेश्चन तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस टॉपिक से आएंगे। और हर एक मेंस के पेपर में, यानी कि जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में 10 से ज़्यादा मार्क आप स्कोर जो है वो कर पाएंगे। तो जरूर देखिए, हाईली रिकमेंडेड है। जिन बच्चों ने नहीं देखा, बाकी मेरे रेगुलर व्यूअर्स ने तो ऑलरेडी देख चुका है, वो उसको बार बार रिवाइज करते रहना। इसके अलावा गाइस, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगले 1.5 सालों के अंदर हम लोग पशु आधार के थ्रू 57 करोड़ एनिमल्स को यूनिक आईडी ऑफर करेंगे। यानी कि एनिमल्स का हम लोग एक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, डिजिटल रिकॉर्ड ये हम लोग को देखने को मिलेगा। जैसे कि जो सिटीजन्स हैं उनका आधार कार्ड है, आप लोग को पता है हमारे पास आधार कार्ड है हमारा, वैसे ही पशुओं का भी आधार कार्ड जो है वो यहाँ पर बनाया जाएगा, जिसको पशु आधार के चलते जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। तो अगले 1.5 सालों में, नेक्स्ट 1.5 ईयर्स में 57 करोड़ एनिमल्स को जो है वो हम लोग मैप करेंगे। यानी कि उनका एक अच्छा रिकॉर्ड जो है वो बनाकर रखेंगे। साथ ही साथ गाइस, यहाँ पर बताया जा रहा है कि फार्मर्स को एंटरप्रेन्योर में जो है वो ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, उनकी हाई इनकम के लिए भी और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए भी। और सरकार का एक और टारगेट भी है, किसानों की इनकम को 2022 तक डबल करना है। तो उस टारगेट को भी अचीव करने के लिए वेरियस चीज़ें जो है वो सरकार के थ्रू हम लोग को अब देखने को मिल रही हैं। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके मेंस के लिए भी काम के हैं और इवन प्रीलिम्स के लिए भी। और टारगेट जो है, बेटर एग्रीकल्चर इकोसिस्टम क्रिएट करना। ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना कि किसान जो है गाइस, तो उनको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, उनके खेत से ही पूरा सामान जो है वो अलग अलग जगह चले जाए। यानी कि मार्केट में चले जाए बिकने के लिए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के पास चले जाए फूड प्रोसेसिंग पर्पस के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि फूड प्रोसेसिंग पे भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा काम करेंगे। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है वो डायरेक्टली एक्सपोर्ट हो जाए, या फिर फूड प्रोसेसिंग के थ्रू जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है वो एक्सपोर्ट किया जाए, राइट। इससे अल्टीमेटली फ़ायदा किसका होगा? किसानों का होगा, किसानों को बेनिफिट मिलेगा। इवन आप लोग को ये भी पता होगा कि आज की डेट में किसान जो है वो थर्ड पार्टी से डायरेक्टली डील कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा भी करी थी, मैंने आपको इवन कल भी बताया था। क्योंकि ये सब जो टॉपिक्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बार बार रिपीट होते रहेंगे। और रिपीटेड जो टॉपिक्स हैं गाइस, वो डेफिनेटली रिकॉर्ड करके रखो। कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अभी संडे को मन की बात में भी इवन ये चीज़ बताई है कि किसान जो है उनका एग्रीमेंट अब थर्ड पार्टी के साथ भी हो सकता है। यानी कि अभी तक एपीएमसी के अंडर किसान जो है वो काम करते थे, एपीएमसी को बेचा करते थे अपने प्रोड्यूस। अब जो है वो किसान डायरेक्टली दूसरे लोगों को भी बेच सकते हैं, थर्ड पार्टी के साथ भी जो है वो डील कर सकते हैं, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स वगैरह के साथ, राइट। तो इससे अल्टीमेट फ़ायदा जो है वो किसान को होगा। तो किसानों की इनकम को बढ़ाने के लिए और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ किसानों को प्रोवाइड कराने के लिए अब किसान को एंटरप्रेन्योर में ट्रांसफर किया जाएगा। नोट दिस पॉइंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, अभी डिस्कशन हुए थे जिसमें 3-4 पॉइंट्स मुझे लगे तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आप रिकॉर्ड कर लीजिए।
नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें गाइस, तो कल्चर मिनिस्ट्री जो है वो संकल्प पर्व जो है वो सेलिब्रेट करेगी। कल्चर मिनिस्ट्री, क्वेश्चन ये बनेगा संकल्प पर्व क्या है, तो याद रखिएगा कल्चर मिनिस्ट्री जो है ये दिवस जो है वो सेलिब्रेट कर रही है। ये हम लोग को देखने को मिलेगा 28 जून से लेकर ये 12 जुलाई तक जो है वो चल रहा है, 12 जुलाई तक जो ये हम लोग को देखने को मिलेगा इसी साल। यहाँ पर ट्रीज़ वगैरह प्लांट किए जाएंगे। अब ऐसा क्यों कर रही है कल्चर मिनिस्ट्री, क्योंकि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है गाइस, तो उन्होंने कहा था कि एटलीस्ट 5 तरीके के पेड़ जो है वो ऑफिस के कैंपस में या फिर जहाँ भी हो सके हर एक इंसान को जो है वो प्लांट करना चाहिए, 5 तरीके के पेड़, राइट। अब ये 5 तरीके के कौन से पेड़ हैं? बरगद का पेड़, आंवला का पेड़, पीपल, अशोक और बेल। अब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे कि ये जो पेड़ हैं गाइस, ये इंडिविजुअली यानी कि हर एक पेड़ जो है वो उसकी क्या क्या खासियत है, बरगद की क्या खासियत है, आंवला की क्या खासियत है। तो ये 2-3 पॉइंट जो है वो रिकॉर्ड करके रखो, क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी बात जो है वो कही है, स्पेशली ये 5 पेड़ों की बात करी है। तो यू शुड हैव एन आइडिया। कभी कभी ऐसे भी चीज़ें जो है वो पूछ ली जाती है, क्योंकि अल्टीमेट ये सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन है, ये आपकी अवेयरनेस को चेक करता है कि आप कितने अवेयर हैं। तो आप लोग को हर एक चीज़ के बारे में मल्टी डायमेंशनल अवेयरनेस जो है वो होनी चाहिए। तो इसका आंसर जरूर लिखकर बताइएगा। और अगर कहीं पर पेड़ वगैरह ये 5 पेड़ अवेलेबल नहीं है तो कोई भी किसी भी प्रकार के 5 पेड़ लगा सकते हैं। ये वाली बात भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कही गई है, फॉर बेटर क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर हम लोग को देखने को मिली। तो सिंपल सी चीज़, आप ये संकल्प पर्व किससे रिलेटेड, प्लांटेशन ऑफ ट्री से रिलेटेड है, कल्चर मिनिस्ट्री का हम लोग को ये देखने को मिल रहा है। दैट्स इट। इंडिया के अंदर गाइस अभी एट प्रेजेंट एजुकेशनिस्ट जो हैं और जो पॉलिसी मेकर्स वगैरह जो हैं वो एडवाइस कर रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन एट प्रेजेंट इंडिया में जो है वो दिक्कत इसकी हम लोग को देखने को मिल सकती है ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर, राइट। तो ये किस प्रकार की दिक्कत है, तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा आम बात है जिसके बारे में आप लोग को पता भी होगा, जो काफ़ी एक चर्चा का विषय आज की डेट में बन रहा है कि रूरल और अर्बन एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत दिक्कत है। जैसे कि आपको पता है गाइस कि ऑनलाइन क्लासेस रूरल एरियाज़ में लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है। हर जगह इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है कि नहीं। ये वाली बात आप लोग को पता होगा। गांव क्षेत्र में जो है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी की बहुत दिक्कत आती है, और इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर नहीं होगी प्रॉपर तो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो चल नहीं पाएंगी, उसमें बड़ी दिक्कत आएगी, राइट। और गांव क्षेत्र में हर एक इंडिविजुअल के पास प्रॉपर मोबाइल फ़ोन तक भी नहीं होता, स्मार्टफोन तक भी नहीं होता, तो ये भी एक बड़ी दिक्कत है वहाँ पर। समझ रहे हो बातों को। तो ये सब कुछ इशूज़ हैं। दूसरी बात, क्वालिटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वालिटी भी वेरी कर जाती है स्टाफ में। जैसे कि अर्बन एरियाज़ के अंदर जो स्टाफ वगैरह जो है उनको बेटर तरीके से ट्रेन किया जा सकता है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, बट रूरल एरियाज़ के अंदर ये वाली दिक्कत है। इसके अलावा और भी मैं अगर आपको बताऊंगा कि जैसे कि एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, हर एक इंसान जो है वो ऑनलाइन पढ़ा नहीं सकता, ये उसमें बड़ी दिक्कत होती है। आपको भी पता होगा, आप भी काफ़ी सारे अपने एजुकेटर्स को जानते होंगे जो ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं। मैं भी पहले ऑफलाइन क्लासेस लेता था। तो मैं आज की डेट में, जैसे कि अभी लॉकडाउन वगैरह हुआ, तो काफ़ी सारे जो हमारे जो ऑफलाइन क्लासेस वाले जो हैं टीचर्स वगैरह, तो उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया कि सर बताइए कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मैं उनको असिस्ट कर रहा था पूरी चीज़ें, बट वो बोलते थे कि सर काफ़ी डिफिकल्टी हो रही है ये सब करने में, क्योंकि हम लोग तो है वो बोर्ड और पेन से जो है वो ईजी हम लोग को उसमें लगता है पढ़ाना। तो वही बड़ी दिक्कत है कि जो टीचर्स वगैरह हैं उनके लिए कंफर्टेबल है बोर्ड और पेन, और काफ़ी सारे टीचर्स ऐसे भी होते हैं कि उनके सामने अगर कोई दिखे नहीं तो फिर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इमोशंस वगैरह अपने एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ये बड़ी दिक्कत है। जैसे कि मुझे तो ऑनलाइन ये पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी समय हो गया है, मेरे ख्याल से 2-2.5 साल से ज़्यादा ही मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, राइट। जब से मैंने काम किया, उससे पहले भी जो है वो मैं PSIR की क्लासेस लेता था पेड कोर्सेज में, तो वो बट ऑनलाइन मान के चलो 3 साल का मेरे पास अभी ऑनलाइन पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। तो उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें डेवलप हो गई। अब वर्चुअली में, जैसे पहले के समय में मुझे भी काफ़ी डिफिकल्टी आती थी वर्चुअली इमोशन को एक्सप्रेस करने में, तो वैसे ही आज की डेट में काफ़ी सारे टीचर्स को आ रही है। और रूरल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह भी प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो ये बड़ा एक गैप हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। समझ पा रहे हो बातों को। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। इसके अलावा अगर बात करें गाइस, काफ़ी सारे ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं, ऐसे भी सब्जेक्ट्स होते हैं जो जिस पर आप वर्चुअली जो है वो नहीं रह सकते। जैसे कि अगर कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट है, तो साइंस का अगर किसी बच्चे को एक्सपेरिमेंट करना है तो ऑब्वियस ही बात है उसको तो लैब्स में जाकर एक्सपेरिमेंट करना उसके लिए पॉसिबल होगा। वो लैब में ही पॉसिबल है वो एक्सपेरिमेंट करना, राइट। आमने सामने रहकर वो एक्सपेरिमेंट करना पॉसिबल है। हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन नहीं समझाई जा सकती, और हर चीज़ जो है वो ऑफलाइन भी नहीं समझाई जा सकती। तो ये दोनों ही किसी के प्रो हैं, किसी के कुछ कॉन्स हैं। जैसे कि डिजिटल की अगर हम लोग बात करें, डिजिटल मीडियम में काफ़ी सारे इवन बच्चों को डिजिटल के थ्रू जो है वो चीज़ें समझ में नहीं आती। जैसे मैं भी देखता हूँ काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑनलाइन उनको पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। जैसे कि नोट्स वगैरह वो ऑनलाइन नहीं बना पाते, उसमें उनको बड़ी प्रॉब्लम है। उनको लगता है कि बुक से वो नहीं पढ़ पाते, ई बुक्स वगैरह से ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते वो लोग, तो उनको सही है ऑफलाइन वाली बुक, है ना। आई नो कि आप में से काफ़ी सारे आपके दोस्त होंगे या कलीग्स होंगे जिनने भी सेम प्रॉब्लम फेस करी होगी। तो ये बड़ा एक इशू ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर इंडिया के अंदर ये हम लोग को
देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखो बाहर की जैसे डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं, तो आपको पता होगा यूएसए में अगर आप किसी कॉलेज में जाओगे या फिर किसी देखा होगा आपने टीवी वगैरह में स्कूल्स के बारे में यूएसए के या कॉलेजेस के बारे में आपने देखा होगा, तो आपको पता होगा कि वहाँ के जो बच्चे होते हैं उनको स्टार्टिंग से ही जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन एजुकेशन का एक्सपीरियंस जो है वो उनके अंदर डाला जाता है। जैसे आप देखते होगे कि बच्चा जो है वो अपने साथ लैपटॉप लेके जाता है। हमारे इंडिया में भी काफ़ी सारे एडवांस स्कूल हैं, यहाँ पर लैपटॉप वगैरह के थ्रू जो है वो पढ़ाई होती है, बच्चे जो है वो अपने सामने लैपटॉप्स वगैरह रखते हैं, बट इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। वो फिर हाई स्कूल्स वगैरह में हम लोग को देखने को मिलता है नहीं कि जो अच्छे लग्जरी स्कूल्स होते हैं वो, अब उसको स्कूल नहीं बोलेंगे, वो तो 5 स्टार है, वैसे आप लोग को पता होगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, बट हमारी कंट्री के अंदर अगर मेजॉरिटी की बात करें तो यहाँ पर एक बड़ा इशू ऑनलाइन एजुकेशन में। तो ये आज की डेट में देखो पूरी काफ़ी एजुकेशन को ऑनलाइन करने पर काफ़ी कुछ चर्चा चल रही है, तो इससे रिलेटेड भी डायरेक्टली आपसे मेंस में क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो इसको भी आप लोग को ये सब पॉइंट्स भी जो है वो कलेक्ट करके रखना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और ये सब बैंडविड्थ की अगर हम लोग बात करें, कनेक्टिविटी जो मैंने भी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है, तो ये बड़े इशूज़ जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। और ये वो मैंने रिसर्च वाली जो है वो आपसे बात करी थी कि पर्सनल इंटरेक्शन जो होता है वो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में इंपॉर्टेंट होता है, जो कि डिजिटली जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता, वर्चुअली पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। और हर एक स्टूडेंट जो है उसके पास एक्सेस नहीं है, इक्वल एक्सेस नहीं है इंटरनेट का, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होगा, जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, स्मार्टफोन हो गया, ये सब चीज़ें है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रही है। तो कहा जा रहा है कि काफ़ी सारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो पुअरली एग्जीक्यूटेड है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो टीचर्स हैं वो बोर्ड और पेन में पढ़ा सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये होती है ना कि उनको कैमरा लगाना पड़ेगा, और कैमरा भी ऐसा नहीं कि आप मोबाइल के कैमरे से वो उतनी क्लियरिटी नहीं दिखा सकते। अगर आपको अच्छे से पढ़ाना है और बोर्ड और पेन लेकर भी पढ़ाना है तो आपको उसमें क्लियरिटी चाहिए। आजकल आप देखते होंगे ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर भी काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो बदल गई हैं, चेंज हो गई हैं। जैसे कि आजकल स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह आ रहा है, वो स्मार्ट बोर्ड की कीमत जो होती है वो 2.5-3 लाख की होती है। अब इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाता एक नॉर्मल टीचर, अगर हम लोग बात करें, राइट। तो ये बड़ी उसके लिए दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अब टीचर को अगर पढ़ाना है तो उसको अपने पास पूरे इक्विपमेंट्स रेडी रखने पड़ेंगे, या फिर अगर वो किसी इंस्टीट्यूशन से भी अगर एसोसिएटेड है तो बड़ा इंस्टीट्यूशन होगा, तभी जाकर हर एक टीचर को ये घर में फैसिलिटी देगा, राइट। उनको स्मार्ट बोर्ड प्रोवाइड करा देगा, वेरियस फैसिलिटी प्रोवाइड करा देगा, एक अच्छा हाई क्वालिटी का कैमरा प्रोवाइड करा देगा। तो ये भी एक है बड़ी दिक्कत कि ये जो ऑनलाइन वर्जन्स वगैरह जो होते हैं उसमें क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा डिफर कर जाती है, और क्वालिटी जब भी पॉसिबल हो पाएगी जब वहाँ पर खर्चा हो पाएगा। तो ये इंडिया के अंदर ये सब बड़ी जो है वो दिक्कतें ऑनलाइन एजुकेशन में हम लोग को देखने को मिल रही है। तो देखो ऑनलाइन एजुकेशन अच्छा है कि सबको एक्सेस मिल सकता है इसका, बट इंडिया के अंदर ये बड़ी दिक्कत है क्योंकि अभी एट प्रेजेंट इंडिया उतना डेवलप नहीं हुआ है कि हम लोग ये सब चीज़ें हर जगह अवेलेबल करा सकें, बट काम चल रहा है इसके ऊपर भी, नो डाउट। तो आप क्या करेंगे, इसके जो भी आपने देखा कि क्या क्या गलतियां इसकी हम लोग को देखने को मिली, आप साइड में देखो, हर चीज़ में आप लोग को ऑलरेडी बढ़ा चुका हूँ। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हमारे पास जो है वो काफ़ी कुछ काम चल रहा है। हम लोग जो है वो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को डेवलप करने पर फोकस कर रहे हैं, वेरियस हमारे टारगेट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, है ना, ऑप्टिकल फाइबर वाले भी, और काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही हैं। तो आप क्या करो, जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बनाए हैं वो एक पेज में एक तरफ लिखो, तो ये आपके कॉन्स हो गए, और साइड में आप जो लिखोगे उसका सल्यूशन लिखोगे आपकी इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि इसका एक पेज जो है वो नोट्स इस टाइप का बनाकर आप अपने पास रखो। आप चाहो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर इसको शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ थी पूरी इसके बारे में। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, गन्स, जम्प्स और स्टील क्राइसिस। कहीं पर नोट डाउन कर लो, ये जो टर्म है, ये जो वर्ड है, ये आप उपयोग करेंगे अपने मेंस में, इवन ऐसे में भी आप इस चीज़ का उपयोग करेंगे, क्योंकि काफ़ी शानदार चीज़ हम लोग को ये देखने को मिल रही है। ये जो टर्म है गाइस, तो ये किताब से जो है वो लिया गया है, जारेड डायमंड्स की ये किताब हम लोग को देखने को मिल रही है, द फेट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़। तो इससे जो है ये टर्म उठाया हुआ है, ठीक है। बट ये है क्या एग्जैक्टली, तो गन्स का मतलब बॉर्डर पे जो हमारे इशू चल रहे हैं, इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो इशू चल रहे हैं, तो ये एक क्राइसिस हो गया, इंडिया का क्राइसिस हम लोग को देखने को मिल रहा है। दूसरे जम्स की बात करें तो कोरोना वायरस से इंडिया गुजर रहा है, तो वो जम्स के अंदर आ गया। स्टील की बात करें तो हमारा जो बिजनेस सेक्टर जो है, या फिर स्टील सेक्टर या बिजनेस सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो उस पर मेजर ह्यूज डाउनफॉल है, राइट। इकोनॉमिक डाउनफॉल आप लोग को पता ही है कि सब चीज़ लॉकडाउन थी, शटडाउन थी, तो उसमें सब बिजनेस वगैरह जो है वो इफेक्ट हो गए हैं, राइट। तो इसलिए स्टील जो है वो यहाँ पर उपयोग किया गया। तो गन्स, जम्प्स और स्टील का मतलब है मिलिट्री, हेल्थ और इकोनॉमिक क्राइसिस से हमारी कंट्री जो है, हमारा नेशन जो है वो गुजर रहा है। तो ये काफ़ी शानदार वर्ड है, इसका अगर आप उपयोग करेंगे अपने मेंस में तो आपका आंसर काफ़ी अट्रैक्टिव और दूसरों से अलग लगेगा, क्योंकि मेन चीज़ है आंसर को दूसरों से अलग दिखाना, जिससे कि आपके मार्क्स जो है वो काफ़ी अच्छे आएँ। और मेरी बात अगर आप रेगुलरली फॉलो करोगे गाइस, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोग जो है वो कल के लेक्चर को देखकर थोड़े से डिस्टर्ब भी हुए कि सर इतना लंबा लेक्चर, मुझे लिखा भी लोगों ने कमेंट बॉक्स पे। तो देखिए गाइस, जंग भी तो काफ़ी बड़ी है। मेरा कहना का मतलब ये है कि आप अगर मार्केट में अवेलेबल 20-20 मिनट के, 10-10, 15-15 मिनट के आपको वीडियो मिल जाएंगे जो डेली करंट अफेयर्स आपके प्रोवाइड करा देंगे, राइट।
तो आपकी चॉइस है कि आपको क्या ऑप्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोग को हर एक चीज़ जो प्रोवाइड कराता हूँ वो क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ प्रोवाइड कराता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि भाई भले ही आपको अगर कुछ चीज़, जैसे कि मैं कुछ बीच बीच में आपसे बातें करता हूँ, अगर आपको टाइम बचाना है बातें को आगे बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बट मुझे क्या यहाँ पर सब लोग को लेकर चलना है, क्योंकि मैं किसी को पर्सनल असिस्टेंस तो प्रोवाइड नहीं करा रहा। अगेन 1 लाख हम लोग को ऑनलाइन एजुकेशन में देखने को मिलता है कि पर्सनल असिस्टेंस जो है वो टीचर जो है वो प्रोवाइड नहीं करा सकता ऑनलाइन क्लास के अंदर हर एक बच्चे को, है ना। तो ये दिक्कत है। ऑफलाइन में अगर बात करें एक बच्चे को कोई दिक्कत है तो बच्चा तुरंत उठ के टीचर के पास आ सकता है, बट ऑनलाइन में इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये एक और अपन को एक वो मिल गया, ठीक है, उसके अंदर कौन ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर, तो आप रिकॉर्ड कर लो उसको भी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर लेक्चर लंबा भी होता है ना गाइस, तो उसमें आप डरा मत करो, क्योंकि आपकी तैयारी आईएएस बनने की, आपको कोई बैंक का एग्जामिनेशन या छोटा एग्जामिनेशन क्रैक थोड़ा ना करना है, क्योंकि ये सब एग्जामिनेशन के अंदर आपको सिर्फ सिंपल चीज़ें बस याद रखनी करंट अफेयर्स की, बट सिविल सर्विसेज इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स कि आप कितने अवेयर हो, राइट। तो थोड़ा सा उस चीज़ को आप समझो, अपने अंदर डालो, क्योंकि शॉर्टकट नहीं है सिविल सर्विसेज की तैयारी में, ये चीज़ क्लियरिटी है। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो लग के बैठना पड़ेगा। जब मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ लेक्चर्स, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के लेक्चर लंबा करता हूँ भाई। लेक्चर कल का लंबा इसलिए हुआ, 1.5 घंटे, मेरे ख्याल से 1 घंटे 20 मिनट का हुआ था लेक्चर। न्यूज़ आपने देखी कल, कितनी सारी न्यूज़ आ गई थी। अब मैं यहाँ पर आप लोग की न्यूज़ स्किप नहीं करता हूँ, हो सकता है कि कोई सी न्यूज़ थोड़ी सी डिले हो जाए, बट यहाँ पर स्किप नहीं होगी, उस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। तो इसलिए आपके लेक्चर बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि कभी कभी ज़्यादा न्यूज़ आ जाती है। मैं चाहूँ तो आपको 3-4-5 न्यूज़ बता के छुट्टी करवा सकता हूँ कि हो गया भैया, पर नहीं, मेरा काम नहीं है ना वो, मेरा काम ये है कि आपका सिलेक्शन चाहिए। चलो एनीवेज आगे की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपने समझ लिया जर्म्स, गन्स और स्टील का मतलब क्या है, तो इस क्राइसिस से इंडिया गुजर रहा है। अब इन तीनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो जंग क्राइसिस होता है। अब जंग क्राइसिस का मतलब ये है कि हमारे जो इंटरनेशनल एजेंसीज जो है, रेटिंग एजेंसीज जो कि कंट्री को जो है वो रेटिंग वगैरह ऑफर करती है, तो उसमें अगर हमारी कंट्री की रैंकिंग अगर डिग्रेड हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, तो उसमें हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि जो फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो ये बड़ी दिक्कत आएगी। तो इसलिए जंग क्राइसिस भी यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि हमारी इंडिया की रेटिंग जो है या रैंकिंग वगैरह जो है वो ये इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज के द्वारा जो है वो डाउनग्रेड की जा सकती है, ठीक है। तो ये बड़ी एक दिक्कत जो है वो यहाँ पर बताई गई है। तो इसलिए इंडिया जर्म्स, गन्स और स्टील क्राइसिस से जो है वो गुजर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 3। तो कोऑपरेटिव बैंक्स जो है गाइस, ये क्या होते हैं इसके बारे में अच्छे से पढ़िएगा। कल के लेक्चर में भी मैंने आप लोग को बताया है। अगेन ये रिपीटेड टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। बैंक के बेटर मैनेजमेंट और रेगुलेशन जो है कोऑपरेटिव बैंक्स के, तो उसके लिए अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस जो है वो लेकर आए हैं, बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 का। तो ये रिपीटेड टॉपिक है। तो ये टॉपिक आपको जो है वो 8 Feb 2020 को मिल जाएगा। ओनली करंट अफेयर नाम का हमारा जो YouTube चैनल है, इस पे आप जाइए और ये, या फिर आप सिंपली YouTube में लिख दीजिएगा 8 Feb 2020, उसके आगे ओनली करंट अफेयर लिख दीजिएगा। जो सबसे पहला वीडियो आएगा वो ये वाला आएगा। इस वीडियो के 21 मिनट 46 सेकंड पे आप जाएंगे तो आपको पूरी क्लियरिटी हो जाएगी कि कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि इंडिया के अंदर कोऑपरेटिव बैंक्स को संभालना क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये पूरी क्लियरिटी आपको यहाँ पर हो जाएगी। तो इस समय हमने बात करी थी कि RBI के अंदर मतलब कंट्रोल में कोऑपरेटिव बैंक्स देखने को मिलेंगे। कल हम लोग ने डिस्कस किया था कि RBI का कंट्रोल कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर अब से हम लोग को देखने को मिलेगा। नाउ एक ऑर्डिनेंस के थ्रू ये पूरी चीज़ जो है वो क्लियर हो रही है कि बेटर बैंकिंग रेगुलेशन के थ्रू जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ज़्यादा पावर्स दी जा रही है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कोऑपरेटिव बैंक्स का कंट्रोल जो है दिया जा रहा है। तो ये एक बार ज़रूर देख लेना, अब ये टॉपिक आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की अगर बात करेंगे इस, तो ओजोन पोल्यूशन जो है वो लॉकडाउन के चलते इंक्रीज हो चुका है। एक अभी रिसेंटली एनालिसिस कंडक्ट की गई थी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा, राइट। तो इन्होंने बताया कि लॉकडाउन के चलते पार्टिकुलेट मैटर और नाइट्रस ऑक्साइड का लेवल है वो गिरा है, बट ओजोन जो है वो बढ़ गया है। अब देखिए जनरली हम लोग बात करते हैं ओजोन जो है, आप जानते हैं कि ओजोन जो है उसकी लेयर हम लोग को देखने को मिलती है, और उसकी लेयर वो अगर पल्यूट होता है ओजोन, तो ओजोन की लेयर जो है वो फटती है, और वो अगर ओजोन की लेयर फटेगी तो ऑब्वियस ही बात है कि जो सन जो है तो उससे ये जो रेज आती हैं हम लोग को देखने को मिलती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, राइट। तो इन रेज से जो है वो ओजोन हम लोग को प्रोटेक्ट करके रखता है, बट अगर ओजोन जो है वो फट जाएगी, उसमें छेद हो जाएगा, तो वो रेज जो है वो धरती पे आएंगे और उससे ह्यूमंस को खतरा है, एनवायरनमेंट को खतरा है, पूरी ओवरऑल इकोलॉजी को उसमें खतरा हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि इवन कैंसर तक होने के चांसेस यहाँ पर बताए जाते हैं। अब देखिए एक चीज़ तो यह है कि जो ये पार्टिकुलेट मैटर होता है, जैसे कि गाड़ियों से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो निकलता है एयर कंडीशन से, रेफ्रिजरेटर से, राइट। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं ओजोन के अंदर। बट आपको पता है गाइस कि अभी लॉकडाउन के चलते ना कोई ऐसी इंडस्ट्री, पॉल्यूटेंट इंडस्ट्री हम लोग को देखने को मिल रही थी, ना ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर इतना बड़ा हुआ देखने को मिल रहा था, तब कहाँ से ओजोन यहाँ पर बढ़ा है। तो ये है चीज़ आप लोग के समझने की। तो देखो ओजोन जो है, जिसको O3 हम लोग बोलते हैं, आप लोग को पता होगा इसके बारे में, तो ये जो है गाइज ये एक हाईली रिएक्टिव गैस है। इवन
थोड़े समय के लिए भी, मात्र थोड़े समय के लिए भी अगर ये नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होता है या फिर इस प्रकार के जो हम लोग को वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो देखने को मिलते हैं, तो थोड़े समय में ही ओजोन जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो ये वाली चीज़ एक है, और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। ह्यूमन बींग्स के अंदर अस्थमा की इश्यूज आ सकते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ह्यूमन बींग्स में देखने को मिल सकती है। तो सिंपल बस आप याद रखना, ओजोन का मतलब ये नहीं है कि ओजोन जो है ये तभी होगा, यानी कि ओजोन पॉल्यूटेंट तभी बढ़ेगा जब जो है वो गाड़ियाँ वगैरह होंगी या इंडस्ट्रीज़ वगैरह होंगी। तो अगर किसी स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि इस समय, देखिए समझना मेरी बात को, ये वाला स्टेटमेंट यूपीएससी दे सकती है कि इस समय लॉकडाउन था तो लॉकडाउन के चलते ट्रांसपोर्टेशन कम हुआ, ऑप्शन एक, उसके क्या क्या फायदे हुए, पॉल्यूशन लेवल जो है वो डिक्रीज हुआ, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, ओजोन जो है वो डिक्रीज हो गया, ओजोन पॉल्यूटेंट डिक्रीज हो गया, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकंड इनकरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ओजोन जो है वो डिक्रीज नहीं हुआ, यहां पर इंक्रीज हो गया। अब इंक्रीज होने की क्या वजह है गाइस? तो समर, गर्मी बहुत ज्यादा इसकी वजह बताई जाती है, क्योंकि ओजोन जो बनती है गाइस, तो ये हीट जो होती है और सन जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि ये जो दोनों चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती हैं, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो इन दोनों के साथ अगर एकदम से हीट जो है वो अगर उसमें ज़्यादा रहेगी, गर्मी जो है वो एकदम ज़्यादा रहेगी, तो उस समय भी ग्राउंड लेवल ओजोन जो है वो क्रिएट होगा। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ी सी क्लियर रखो, क्लियरिटी इसके बारे में आपको होनी चाहिए। और देखो सॉइल्स और वेजिटेशन वगैरह जो है उससे ये वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, या फिर जैसे कि घरों के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि जो पेंट किया जाता है दीवारों में, इवन अगर ज़्यादा हीट पड़ेगी घरों के अंदर तो वो जो पेंट है जो उसके फ्यूम्स वगैरह बन के निकलते हैं बाहर, तो वो भी एक तरह का पल्यूटेंट है जो कि ओजोन बनाने में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। समझ पा रहे हो बातों को? बाकी अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह की बात करें और ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस वगैरह की बात करें, एमिशन वगैरह की बात करें कार्बन डाइऑक्साइड के, तो इससे जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बनता है। ठीक है, तो ये तीनों चारों वजह ही हैं जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं ओजोन को पल्यूट करने में। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। क्रॉप्स को, वेजिटेशन को ये डैमेज कर सकता है, पुअर क्वालिटी और पुअर क्वांटिटी इससे हो सकती है, यानी कि क्रॉप्स वगैरह कम निकलेंगे, कि क्रॉप्स डैमेज होंगे तो ऑब्वियस ही बात है खेती वगैरह जो है वो उसकी ईल्ड वगैरह जो है वो कम होगी। समझ रहे हो बातों को? तो ये सब चीज़ें हैं इसकी, जिसके बारे में एक जनरल जानकारी जो है वो आप लोग को इससे रिलेटेड होनी चाहिए थी। सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट क्या है, इजी तरीके से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट जो है वो बनने वाला है, ठीक है, एक ज़मीन है, वहाँ पर प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करने वाली है कंपनी। ठीक है, अब क्या होगा, ये प्रोजेक्ट जो है वो कहीं आसपास के एनवायरनमेंट को खराब ना करे, तो उसके लिए ये एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होता है, यानी कि एक प्रकार का असेसमेंट जो कि एनवायरनमेंट को किस तरीके से इंपैक्ट करेगा, किस तरीके से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएगा और कितने हद तक नुकसान पहुंचा सकता है, उसकी जो है वो पहले प्रोजेक्ट से पहले जो है वो जांच होती है। फिर उस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिलती है। आपने एनवायरनमेंट क्लियरेंस शब्द सुना होगा कि इस फलाना प्रोजेक्ट को एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं मिल पाई, तो वो यही है कि एनवायरनमेंट को कहीं कोई प्रोजेक्ट ज़्यादा गंभीर तरीके से डैमेज तो नहीं कर रहा, या फिर कोई प्रोजेक्ट की लोकेशन ऐसी जगह तो नहीं है किसी नेशनल पार्क के पास, किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास, किसी इको सेंसिटिव जोन के पास, एरिया के पास, क्योंकि ऐसी लोकेशन पे किसी इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो होते हैं या फिर इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह जो होते हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, फैक्ट्री वगैरह जो होती हैं जो कि पॉल्यूटेंट गैस जो है वो रिलीज करती हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को फिर एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं दिया जाता। अब आप समझ पा रहे हो कि ये एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी अगर प्रोजेक्ट बन रहा है तो उससे पहले जो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी जो होती है EAC, ये क्या करती है, पूरी चीज़ कंडक्ट करती है, पूरी जांच करती है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो किन किन तरीकों से डैमेज जो है वो एनवायरनमेंट को कर सकता है। फिर उसके बाद और प्रोसेस होती है, अभी आगे चल के आपको बताऊंगा। तो ये कुल मिला के आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई मोटे मोटे तौर पर कि ये एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। अब आगे की बात करें हम लोग, तो ये एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी जब ये क्या करती है, पूरी जांच करती है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो किस तरीके से गड़बड़ कर सकता है एनवायरनमेंट को। इसकी जो पूरी जांच होती है गाइस, ये साइंटिस्ट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं। इस कमेटी के अंदर जो पूरी जांच करते हैं, ये एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करती है और पब्लिक में ये रिपोर्ट पब्लिश कर दी जाती है। राइट, अब पब्लिक में इसलिए पब्लिश कर दी जाती है क्योंकि यहाँ पर आसपास में रहने वाले जो लोग हैं ये इस रिपोर्ट को देख सकें, राइट, और इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट वगैरह देख सकें कि इस रिपोर्ट में कोई लूप होल तो नहीं, कोई क्लॉज ऐसा तो नहीं है कि अगर यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट आ जाएगा तो उससे एनवायरमेंट को जो है वो नुकसान पहुँचेगा, किसी भी प्रकार से यहाँ पर रहने वाले लोगों को नुकसान पहुँचेगा। तो वो पब्लिक को जो है वो एक टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम के अंदर पब्लिक जो है वो पिटीशन वगैरह जो है वो फाइल कर सकती है। अगर उनको कोई भी ऑब्जेक्शन है तो वो पिटीशन वगैरह कोर्ट वगैरह में फाइल कर सकती है और इस चीज़ को जो है वो रोक लगा सकती है। राइट,
यानी कि एक फलाना प्रोजेक्ट को, कि प्रोजेक्ट जो है वो नहीं उसको क्लियरेंस ना मिले, तो इसके लिए अपोज जो है वो पब्लिक कर सकती है। क्लियर हो रही पूरी बातें? तो ये चीज़ इसकी आगे चल के हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और उसके बाद जैसे कि पब्लिक ने अपने ऑब्जेक्शन दिए, पब्लिक की सुनवाई वगैरह हुई, पब्लिक के ओपिनियंस वगैरह जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए। उसके बाद फिर से एनवायरमेंटल एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी, ये जो है EAC, ये फिर से फाइनल जो है वो बनाती है एक, मतलब यानी कि फिर से जो है वो फ्रेम करती है पूरी चीज़ें पब्लिक के ओपिनियन के आधार पर, और फिर जो है ये फॉरवर्ड कर दी जाती है रेगुलेटरी अथॉरिटी को, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को ये पहुंचा दी जाती है। और उसके बाद रेगुलेटरी अथॉरिटी जो होती है गाइस, तो ये फाइनल जो है वो इसका डिसीजन जो है वो एक्सेप्ट करती है, फिर फर्दर किसी प्रोजेक्ट को जो है वो अप्रूवल मिलता है। बट उस समय में भी, उसके बाद भी अगर प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल गया तो भी विदिन 6 मंथ जो है वो पब्लिक के पास मौका होता है कि वो फिर से जो है वो प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले फिर से जो है वो प्रोजेक्ट को बंद कराने के लिए अपने पिटीशन वगैरह जो है वो फाइल कर सकते हैं। इवन 6 महीने के बाद भी कभी आगे चल के कोई प्रॉब्लम आती है एनवायरनमेंट को, तो भी जो है वो पब्लिक यहाँ पर यानी कि एनवायरमेंटलिस्ट ग्रुप वगैरह जो है वो फिर एक्शन लेने के लिए काम कर सकते हैं, तो उसमें वो कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या होता है, प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले ही ये सब चीज़ें एंड हो जाए, तो इसके लिए ये पूरी चीज़ें जो है वो तैयार की जाती है, यानी कि पूरा एक फ्रेमवर्क इस प्रकार से बनाया गया, इस प्रकार से इसकी प्रोसेस बनाई गई है कि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम जो है वो प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले ही पता लग जाए, जिससे कि बाद में जो है वो प्रोजेक्ट के चालू होने के बाद जो है वो हम लोग उसको अटकाए ना। तो ये पूरा टॉपिक इसलिए न्यूज़ में गाइस, क्योंकि स्टूडेंट यूनियन जो है गाइस काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के पूरे इंडिया के अंदर, तो उन्होंने पिटीशन वगैरह जो है वो फाइल करी है। तो यहाँ पर कहा गया है यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर को कि अभी जो नया ड्राफ्ट आया है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 का, तो उसको जो है वो भी रोक दिया जाए, ठीक है, होल्ड पे रख दिया जाए। अब क्यों ऐसा बोला गया है तो उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, ये एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है ये एक स्टैट्यूटरी, इसका बैकिंग इसकी हम लोग को देखने को मिलती है, क्योंकि ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि कुछ मेथोडोलॉजी है, कुछ प्रोसेस है जो कि होकर गुजरना पड़ता है, जो पूरी प्रोसेस मैंने आपको बताई। अब इस ड्राफ्ट जो नया आया है, इसने इस प्रोसेस को जो है वो थोड़ा सा चेंज किया है, राइट। तो ये वाली चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए। अब ये क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो चेंजेस जो है जो कि डिस्प्यूट का एक कारण बन रहे हैं, वो ये है कि पब्लिक कंसल्टेशन जो हियरिंग है उसका पीरियड 30 दिन से 20 दिन कर दिया है। पहले 1 महीने का समय मिलता था पब्लिक को कि पब्लिक 1 महीने के अंदर अपने ओपिनियंस वगैरह दे दें किसी प्रोजेक्ट के बारे में, बट अब वो समय को जो है वो घटा दिया गया है, वो 20 दिन जो है वो कर दिया गया है, राइट। तो इससे क्या होगा गाइस, तो इससे काफ़ी कम समय पब्लिक की हियरिंग का होगा और काफ़ी कम समय होगा पब्लिक के पास पिटीशन वगैरह सबमिट करने के लिए, अपने ओपिनियन देने के लिए कि ये प्रोजेक्ट जो है वो गड़बड़ है, गलत है, राइट। तो इससे क्या हो सकता है कि काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो कि एनवायरमेंट को हार्म कर सकते हैं उनको अप्रूवल मिल जाएगा, क्लियरेंस जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा गाइस, जैसे कि काफ़ी सारे इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरियाज हम लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर बिना किसी पब्लिक हियरिंग के या फिर बिना किसी एनवायरमेंटल क्लियरेंस के काफ़ी सारे ऐसे रेड और ऑरेंजेस जोन्स भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, जहाँ पर टॉक्सिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं, यानी कि ऐसी इंडस्ट्री जो कि पल्यूशन करती हैं, राइट। काफ़ी खतरनाक गैसेस उस इंडस्ट्री से निकलती हैं जो कि एनवायरनमेंट को डैमेज कर सकती है। तो कहा जा रहा है कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज जो होते हैं उसके 0 to 5 किलोमीटर्स की रेंज में भी अब ऐसी फैक्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है वो ऑपरेट होंगे। तो ये भी एक बड़ी चिंता वाली बात यहाँ पर देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा बात करें गई तो इस ड्राफ्ट के अंदर जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जो वैलिडिटी थी उसको भी इंक्रीज कर दिया। इसको इजी तरीके से आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली है क्या। तो देखो, किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट जब ऑपरेट हो रहा है तो उस प्रोजेक्ट के कुछ समय के बाद उस प्रोजेक्ट के लिए दोबारा से एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है वो लेना पड़ता है, रिन्यू कराना पड़ता है। जैसे कि आपको पता होगा काफ़ी सारी चीज़ों के लाइसेंस वगैरह जो होते हैं वो समय समय पर फिर से दोबारा से रिन्यू किए जाते हैं। ये रिन्यूअल वाली प्रोसेस क्यों होती है? जिससे कि पूरी चीज़ दोबारा से रीचेक की जा सके कि कहीं वहाँ पर फिर से कोई गड़बड़ी तो नहीं है, क्योंकि एक स्पैन ऑफ टाइम हो जाता है। अब इस स्पैन ऑफ टाइम में काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो चेंजेस हम लोग को इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और कई बार लोग बाग भी क्या करते हैं, काफ़ी कुछ मतलब जो है वो सावधानियाँ अच्छी तरीके से बरतते नहीं हैं। उसमें से उनके काफ़ी सारी मशीनरीज जो होती हैं वो पुरानी हो जाती हैं, जो कि मतलब पल्यूटेंट्स वगैरह जो है वो रिलीज़ कर सकती हैं। क्योंकि आपको पता होगा, जैसे कि मान के चलें डीजल की गाड़ियाँ, आपको पता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो पुरानी डीजल की गाड़ियाँ हैं उनको बैन कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि देखो, नॉर्मल सी अगर हम लोग बात करें किसी भी डीजल की गाड़ी की, तो आपने देखा होगा कई बार काफ़ी सारी जो डीजल्स की गाड़ी जो होती हैं जो कि 5-8 साल चल चुकी होती हैं, तो उनकी कीमत बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। जैसे कि आपको डीजल की जो फॉर्च्यूनर वगैरह गाड़ियाँ हैं, मान के चलो आपको जो 10 साल 12 साल चल चुकी होती हैं, तो वो 4-8 लाख रुपए में मिल जाती है आराम से। फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी है 4 से 8 लाख रुपए में, उससे भी कम इवन कई बार हम लोग को देखने को मिल जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि ये सब गाड़ियों के इंजन जो होते हैं वो एक टाइम के बाद
जो है वो उनकी लाइफ हो जाती है और उसके बाद फिर वो पल्यूटेंट जो है वो और ज़्यादा मात्रा में जो है वो रिलीज़ करते हैं, राइट। तो ये वाली चीज़ भी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि समय समय पर दोबारा से रीअसेसमेंट की आवश्यकता होती है। तो ये वहाँ पर बताया यही गया है कि जितने भी माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं गाइस, तो उनके रीअसेसमेंट या फिर उनके एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जो वैलिडिटी है उसको 50 साल कर दिया गया है 30 सालों से। पहले हर 30 सालों में हम लोग को देखने को मिलता था कि ये रिन्यू होते थे, बट अब हर 50 साल में होंगे। तो अब ये क्या गया है किया गया है कि इसमें एक गड़बड़ी ये देखने को मिल रही है कि लंबे समय के बाद दोबारा से री असेसमेंट इसका होगा। अब इतने लंबे समय बाद होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि बीच में जो गलतियां हुई होंगी तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, राइट। तो ये एक बड़ी दिक्कतें हैं। तो इसको लेकर जो स्टूडेंट यूनियंस वगैरह जो है हमारी पूरी कंट्री के काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की, इवन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जो हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया है और उसको बंद कराने पर टारगेट किया कि ये सब डिसीजन जो है वो उसको क्लियर मत करो, इसको होल्ड कर दो इस ड्राफ्ट को, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल इशू था जिसके बारे में आप लोग को एक मोटे मोटे तौर पर जानकारी होनी चाहिए थी। और आज सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे गाइस, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं अगर अच्छे से क्लियर हो गए हैं, दिमाग में बैठ गए, तो आप मेरे इस लेक्चर को आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर दीजिएगा और लाइक का बटन भी जरूर हिट कर दीजिएगा। अभी रुकिए, कहीं जाना नहीं है आप लोग को, जनरल स्टडीज़ के टॉपिक्स मैं आपको दे रहा हूँ। लोकस्ट के बारे में आप पढ़िएगा, इस टॉपिक को मैं ऑलरेडी पहले डिटेल में आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। इंडिया पहली कंट्री बन गई है जहां पर लोकस्ट को कंट्रोल किया जा रहा है ड्रोन्स की मदद से। और लोकस्ट कंट्रोल ऑपरेशन हम लोग को राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल रहा है। और आसियान जो कंट्रीज़ हैं गाइस, तो आसियान के बारे में आप लोग को पढ़ना है, राइट। और इसके अलावा साउथ चाइना सी के अंदर जो टेंशन चल रही है तो उसको लेकर आसियान जो है वो कंसर्न है। तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज़ पे आया था, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली आप लोग आसियान के बारे में याद रखिए। दूसरा, साउथ चाइना सी में जो टेंशन है इसको मैं आप लोग को ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। मेरे ख्याल से शायद 24 या 25 अभी जून के वीडियो में मैंने ये वाला टॉपिक कंप्लीट किया हुआ था। जिन बच्चों ने 24 या 25 जून का वीडियो नहीं देखा है तो वो जाकर देख लीजिए। मेरे ख्याल से शायद 25 जून है, तो उसमें मैंने पूरी चीज़ डिटेल में आप लोग की इसकी एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। उसको जरूर जाके देखना। और उसमें जो एक्सप्लेन करते समय और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने आपको बताए हुए हैं जो कि आपको अलग से पढ़ना है, जो मैं आपको ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। तो उसकी भी टाइमलाइन मैंने आप लोग को दे रखी है वहाँ पे, तो उसको एक बार जाकर देख लीजिएगा। तो इन तीनों टॉपिक्स, यानी कि 3 टॉपिक्स हैं टोटल, तो इन 3 टॉपिक्स के आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन। इसके अलावा गाइस आप लोग को पद्म विभूषण, पद्मा भूषण और पद्मश्री, ये 3 अवार्ड्स के बारे में एक जनरल जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अवार्ड्स वगैरह से रिलेटेड भी डायरेक्ट प्रीलिम्स वगैरह में क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी जो ये टॉपिक न्यूज़ में आया है कि अभी 12th डेथ एनिवर्सरी हम लोग को फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशॉ की देखने को मिल रही है। ये एक पद्म विभूषण थे, पद्म भूषण भी इनको जो है वो मिल चुका है, राइट। और मिलिट्री क्रॉस भी जो है वो इनको दिया गया है। तो ये वाली चीज़ भी आप लोग को एक इन जनरल जो है वो इसके बारे में पता होनी चाहिए, एक डिटेल होनी चाहिए। स्पेशली ये अवार्ड्स के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, तो ये इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स पे आप लिख कर बताइए, ठीक है। और ये था पूरा ओवरऑल। और अच्छा, एक और चीज़, अभी थोड़ी देर के बाद आपका एक 2 मिनट का टेस्ट जो है वो शुरू होने वाला है। उस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिएगा। हमारी टीम के द्वारा वाला टेस्ट बनाया गया है। उस टेस्ट को मैं नहीं बनाता हूँ, वो हमारी टीम बनाती है। मैं आप लोग के लिए डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराता हूँ, प्लस रात में आप लोग को टेस्ट मिलता है। अब आप पूछोगे सर कल का टेस्ट क्यों नहीं आया, तो गाइज उसका मैं आप लोग को बता देता हूँ, 2 मिनट आपके लेने चाहूँगा। गाइज देखो क्या होता है कि पूरे वीक जब मैं आप लोग के लिए काम कर रहा हूँ आजकल, अभी मैंने पूरे वीक काम करना शुरू किया है। पहले मैं एक दिन ऑफ रखता था जिसमें मैं अपने दूसरे काम कर लेता था। तो अभी यही हो रहा है कि मिसमैनेजमेंट हो रहा है। मेरे काफ़ी सारे काम जो है, कुछ मीटिंग्स वगैरह होती हैं वो नहीं कर पा रहा हूं, मैं कहीं पे जाना रहता है वहां नहीं जा पा रहा हूं, तो ये बड़ा इशू हो रहा है। तो अब से हम लोग क्या करेंगे, मंडे टू सैटरडे जो है वो आप लोग को डेली करंट अफेयर्स तो मिल ही रहे हैं हमेशा की तरह। अब वीकली टेस्ट भी, जो डेली जो टेस्ट होते हैं आपके, वो भी मंडे टू सैटरडे मिलेंगे। बस मुझे संडे का एक दिन बस जो है वो दे दीजिएगा, ठीक है। तो चलो एनीवेज, बस ये वाली चीज़ आप लोग को बतानी थी। और यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का क्रैश कोर्स हमारा अवेलेबल है, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। प्लस टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, काफ़ी सारे ग्रुप्स भी यहाँ पर हैं जिसको आप ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं। एंड गाइज जब आप टेस्ट दे लोगे तो उसके बाद एक और टॉपिक जो है वो मैंने आप लोग के लिए रखा हुआ है। ये मतलब जो जोग्राफिकल जो रीजन्स होते हैं तो उससे रिलेटेड एक टॉपिक है, हमारी टीम के द्वारा क्रिएट किया गया है। जो भी बॉर्डर में जो इशू चल रहे हैं तो वो उसके बारे में थोड़ी एक जानकारी आपको इन शॉर्ट मिल जाएगी। हालांकि उसके बारे में, बॉर्डर इशूज़ के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें चर्चा कर चुके हैं, बट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आप देख लीजिएगा पूरा। मैं इसके साथ वीडियो के साथ जो है वो आगे चल के अटैच कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।
गेस करिए इस लोकेशन को। दिल से मूवी की शूटिंग हुई थी, जब तक जहां की शूटिंग हुई थी, और आमिर खान के 3 इडियट्स की भी शूटिंग हुई थी। हाँ, बिल्कुल सही गेस है आपका, यही पैंगोंग सो है या पैंगोंग लेक है। सो का मतलब तिब्बतन लैंग्वेज में जो है वो लेक होता है, दैट इज वाई हम इसको पैंगोंग सो भी बोल सकते हैं, पैंगोंग लेक भी बोल सकते हैं। लद्दाख के कैपिटल लेह से 150 किलोमीटर की दूरी पे जो लेक है, दुनिया का सबसे ऊंचा सॉल्ट वाटर लेक है। ये लेक आज जो है इंडिया और चाइना के बीच में रणभूमि बन गया है, वार जोन बन गया है। लाख कोशिश के बाद चाइनीज मिलिट्री जो है वहां से विड्रॉ नहीं कर रही, जहां से इंडिया उनको हटाना चाह रही है, और वहां बसे हुए हैं। बोलने के बावजूद कि डिसएंगेजमेंट करेंगे, विड्रॉल करेंगे, वो कर नहीं रहे हैं। ये लेक तो इसलिए न्यूज़ में है, लेकिन इस न्यूज़ में जब आता है कि ये फिंगर पॉइंट है, कि इंडिया जो है चाहती है कि ये फिंगर पॉइंट दे दो, चाइना जो चाहती है कि ये फिंगर पॉइंट दे दो, तो ये चीज़ें हमें जो है समझ में नहीं आती कि ये फिंगर पॉइंट है क्या, कैसा दिखता है, क्या बोल रही है चाइनीज़ मिलिट्री, इंडियन मिलिट्री क्या बोल रही है, लड़ाई कहाँ पर हो रही है, पहले झड़प कहाँ हुई। तो ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे, उसके लिए बस हमें एक चीज़ समझनी है कि ये फिंगर पॉइंट क्या होता है, और इंडियन मिलिट्री कहाँ पे है, झड़प कहाँ हो रही है, और चाइनीज़ मिलिट्री कहाँ पे, और इंडिया क्या चाहता है, चाइना क्या चाहता है। इसी छोटी चीज़ को जो हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे, यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है फिंगर पॉइंट का पूरा क्लियर हो जाएगा। जब मैंने आपको गलवान वाला कन्फ्लिक्ट बताया था कि वहां पे लड़ाई हुई थी, गलवान की लड़ाई, आपका मेरा लेक्चर है, मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको मिल जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि लड़ाई जो है ठीक है गलवान में हुई है, लेकिन जो स्टैंड ऑफ चल रहा है चाइनीज मिलिट्री और इंडियन मिलिट्री के बीच, वो 4 लोकेशन पे चल रहा है। चारों लोकेशन जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलोंग हैं। मैंने आपको ये बताया था। वो क्या है 4 लोकेशन, देखिए पहला जो मैंने सबसे नॉर्थ में बताया था वो बताया था दौलत बेग ओल्डी। दूसरा जो लोकेशन मैंने आपको बताया था वो तो देखिए यहीं पे गलवान वैली है, जहां पे ऑलरेडी एक बार तो लड़ाई हो चुकी। फिर मैंने आपको तीसरा लोकेशन जो बताया था, देखिए यहाँ पे एक जो ब्लू वाला आपको दिख रहा होगा, ब्लू वाला जो दिख रहा है वो है आपका पैंगोंग सो। यही पैंगोंग लेक जो है अभी आज मैं आपको फिंगर पॉइंट वहां पे पढ़ाने वाला हूं। तो थर्ड लोकेशन ये थी, और फोर्थ लोकेशन जो है मैं नाम ले लूं क्योंकि आपके लिए मैप बनाया है, तो वो देखिए देमचौक है। ये 4 लोकेशन है जहां मिलिट्री स्टैंड अप चल रहा है पीएलए और इंडियन मिलिट्री के बीच में। तीसरा लोकेशन जो है पैंगोंग सो, उसको समझेंगे आज, और फिंगर पॉइंट क्या होता है ये समझेंगे। अब मैंने गूगल अर्थ पे इमेज को जो है आपके लिए जूम कर दिया है। ये आप जो देख रहे हैं ब्लू वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं ऐसा मुड़ा हुआ सा, यही देखिए पैंगोंग लेक है। ये आपका इंडिया जो है, ये येलो जो लाइन आप देख रहे हैं मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है, ये लाइन जो है इंडिया क्लेम करती है कि ये हमारा है, राइट। ये लाइन जो देख रहे हैं आप, ये इंडिया क्लेम करती है कि हमारा है। अब यहाँ पे क्या इंडियन आर्मी अभी भी यहाँ पे है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये इंडिया का क्लेम है, लेकिन बीच में जो कि लड़ाई बंद हो गई थी तो एक एलएसी बन गया था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखिए मैं आपके लिए फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाली जो रेड लाइन है ये इंडिया क्लेम करती है, लेकिन इंडियन आर्मी यहाँ पे नहीं है। इंडियन आर्मी कहाँ है वो देखिए मैं आपको ग्रीन लाइन से बताऊंगा। इंडियन आर्मी ये ग्रीन लाइन के अलॉन्ग है, ठीक है, ये ग्रीन लाइन के अलॉन्ग है। भले हम चाहते हैं कि ये वाला पोर्शन भी जो हमें मिल जाए, लेकिन चाइना जो है वो नहीं देती हमें, यहाँ तक वो है, ठीक है, चाइना यहाँ तक है। अब मैं इसको थोड़ा और जूम करूंगा और आपको जो है चीज़ें बताऊंगा। उसके पहले मैं ये बता दूं कि ये जो पैंगोंग सो है, पैंगोंग लेक है, इससे पानी कहीं बाहर नहीं जाता। अब देखिए कोई आउटलेट दिख रहा है आपको, पानी बाहर नहीं जाता। तो दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि पानी आता कहाँ से? यहाँ आप देख रहे हैं व्हाइट ये सारे जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ से पानी आता है, वो तो फ्रेश वाटर आता है, लेकिन जो कि पानी कहीं निकल नहीं रहा तो अंदर ही जमीन के जाता है। इसीलिए जो है ये बहुत सॉल्टी वाटर हो गया है, क्योंकि फ्रेश वाटर आता है लेकिन पानी का बाहर निकलने का जगह नहीं है। तो पहाड़ों से जो चीज़ है नमक वगैरह आता है उससे ये सॉल्ट वाटर हो गया, ब्रैकिश वाटर हो गया है। अब मैं पिक्चर को थोड़ा और जूम करूंगा और बताऊंगा कि फिंगर पॉइंट क्या है और इंडियन आर्मी किस फिंगर पॉइंट पे है और चाइनीज आर्मी किस फिंगर पॉइंट पे है। सारी चीज़ों को समझते हैं। इंडियन आर्मी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इस ग्रीन लाइन के अलॉन्ग है। देखिए साउथ में आपको चुशूल दिख रहा है ना, नॉर्थ में एक बड़ा सा यहाँ पे माउंटेन है ऊपर, वो आपको जाने की जरूरत नहीं है। इंडियन आर्मी जो है इस लाइन के अलॉन्ग है। आप ध्यान से थोड़ा जो है ये पिक्चर देखिए, आपको ये थोड़े पहाड़ दिख रहे हैं, उठे उठे से पहाड़ दिख रहे हैं, है ना, ऐसे 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 और यहाँ पे जाके है 8। चलिए इस चीज़ की जो है ये जो आपको रिजेस जो दिख रहे हैं पहाड़ों को, जो मैंने एक पंजे की तरह दिखाया, एक हाथ के फिंगर्स की तरह दिखाया है, यही फिंगर पॉइंट बोले जाते हैं। ये टोटल नंबर में देखिए 8 हैं, नंबरिंग कर दे रहा हूँ 1 2 3, ये 4 वाला है, राइट, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। अब देखिए क्लेम किसका क्या है। इंडियन आर्मी कहती है, इंडिया ये कहती है कि हमारा 8 तक है। 8 तक है मतलब चूंकि ये लाइन हमारी है, हम बोल रहे हैं कौन सी लाइन, ये लाइन हमारी है। हमने बोला ना पहले कि जो एलएसी जो आपका ये वाला एलएसी तो इधर बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन हम तो बोलते कि हमारा तो उसके बाहर का भी एरिया है, तो हम बोलते कि ये लाइन हमारा है, जो येलो के ऊपर मैंने रेड चलाया है, राइट।
मतलब कि इंडिया क्या क्लेम कर रही कि इंडिया बोल रही कि सारे 8 फिंगर पॉइंट जो हमारे हैं। फिंगर पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहाड़ों के रेंज है, उस पर ऊंचाई है, और माउंटेन वार में हमेशा जो ऊंचाई पे है वही जीतता है, याद रखिएगा, नीचे वाले कभी नहीं जीतते। सियाचिन इसीलिए आज हमारे पास है, पाकिस्तान के पास नहीं है, क्योंकि हम ऊंचाई पे हैं। इंडिया बोलती है कि 8 फिंगर पॉइंट हमारे हैं, तो इंडिया को मिले हैं क्या? नहीं। जब 1962 का वार हुआ तो यहाँ पे देखिए चुशूल में वार हुआ था और इस एरिया में पूरा वार हुआ था। चुशूल में जो वार हुआ था वहां पे एक रेजांग ला नाम की जगह पे बहुत बड़ा वार हुआ था। इंडियन आर्मी के लगभग 150 लोगों ने चाइनीज मिलिट्री के 1300-1400 लोगों को मार दिया था वहां पे। तो बहुत बड़ी हमारी जीत हुई थी, बहुत भयंकर युद्ध हुआ था 1962 में इंडिया चाइना के बीच में चुशूल में। तो देखिए अब ये तो हमारा क्लेम है कि हमें 8 फिंगर पॉइंट चाहिए और हमारा ये लाइन है, एक्चुअल हमारा बॉर्डर है। लेकिन चाइना ने क्या किया कि जब 1962 का वार हुआ तो ये ऑलमोस्ट इस लाइन, जो ग्रीन लाइन के अलॉन्ग देख रहे हैं, वहां तक आ गई, पहले आ गई, ठीक है। लेकिन क्या था कि ये चाइना क्या बोलती है कि चाइना बोलती है कि हमें जो है ये ग्रीन लाइन से थोड़ा इधर, ये मतलब 4 पर जो आप देख रहे हो यहां तक का कंट्रोल दे दो। लेकिन आज तक ये स्टैंड ऑफ नहीं चल रहा था, इंडियन आर्मी 4 पे रह रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। इंडियन ये वाला एरिया हम 5, 6, 7, 8 चाहते हैं, लेकिन चूंकि मिला नहीं तो हम शांति से हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम 4 तक कंट्रोल कर रहे थे। जब मई में जब यह स्टैंड ऑफ हुआ 2020 में, तो चाइनीज आर्मी क्या है 4 नंबर पे पहुंच गई, जो 4 फिंगर पॉइंट है वहां पे पहुंच गई। फिंगर पॉइंट इसीलिए बोल रहे हैं कि देखिए हाथ के फिंगर जैसा दिख रहा है ना, इसीलिए 4 पे पहुंच गई। और वहीं पे जो स्टैंड ऑफ चल रहा है 4 पे पहले भी लड़ाई हुई है। याद है आपको 2017 में जब डोकलाम का इशू हुआ था तो उसी अराउंड जो है यहां पे भी लड़ाई हुई थी। उसकी इमेज दिखाता हूं मैं आपको। देखिए ये लड़ाई हुई थी चाइनीज और इंडियन आर्मी के बीच में, ये पैंगोंग सो है पीछे, और ये फिंगर 4 के अराउंड ही लड़ाई हुई थी। लेकिन वो पीछे फिर विड्रॉ करके चले गए थे। इसको मेली बोलते हैं, जब बहुत लोग एक साथ लड़ रहे हो, हाथापाई कर रहे हो, तो इसको मेली बोलते हैं। तो ये हुआ था आपके डोकलाम के अराउंड 2017 में, लेकिन ये हुआ था आपके पैंगोंग सो में फिंगर पॉइंट 4 पे हुआ था। लेकिन उसके पीछे वो चले गए थे। अब ये मई से क्या हुआ है कि इन्होंने यहां कैंप बना लिया। देखिए 5, 6, 7, 8 पे उनके ऑलरेडी कैंप हैं। इंडियन आर्मी कुछ नहीं कर पा रही, चाहिए तो उनको ये पूरा एरिया, लेकिन कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब वो 4 पे घुस गए और वहां पे कैंप बना लिया है। अब दोनों को पेट्रोलिंग करनी है तो दोनों आमने सामने आ जाते हैं। तो यही यहां पे जो है लड़ाई हो रही है, कन्फ्लिक्ट हो रहा, आप कह सकते हैं। अगर ये 4 नंबर का जो फिंगर पॉइंट है वहां से चाइनीज मिलिट्री पीछे चली जाए, जो कि ऑलरेडी वहां पे उसका 5, 6, 7, 8 पे सारा कैंप बना हुआ है, तो इंडियन आर्मी जो है, इंडियन मिलिट्री जो, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखिए 4 तक तो ऑलरेडी मान के चल रहे कि ठीक है भाई, हमें जो है LAC यहाँ पे ड्रॉ हो गया, हम तो यहाँ तक चाहते थे, लेकिन अब वो हथियार लिया है तो ठीक है, बाद में देखेंगे। लेकिन ये आप ये सोचिए कि चाइना ये 4 पे क्यों बैठा हुआ है? क्या उसको ये सॉल्ट वाटर से क्या नमक बनाएगा? नहीं। चाइना को क्या है कि 1962 के वॉर में जो चुशूल में हारा था, जो बेइज्जती हुई थी, तो उसको बदला लेना है। वो क्या करेगा कि देखिए जैसे ही वो 4 पॉइंट पे कब्जा करेगा तो ये 4 पॉइंट फिंगर पॉइंट पे नहीं होगा, उसका नॉर्थ पॉइंट पे भी होगा, साउथ पॉइंट पे भी होगा। ये नई लाइन बनेगी। नॉर्थ पॉइंट पे क्या है, यहां पे एक जो है बहुत ऊंचाई पे एक माउंटेन है, माउंटेन पे चढ़े फिर जीत आपके हाथ में है। नीचे देखिए यहां पे चुशूल है, तो चुशूल भी जो है चाइना में चला जाएगा। इसी के लिए तो 1962 के वॉर में बहुत ज्यादा लड़ा था। तो ये जो इशू है फिंगर पॉइंट का है। सिंपल गूगल मैप में समझे तो ये देखिए, ये वाला एरिया जो है इंडिया का लाइन क्लेम करना है, वो इंडिया को मिल नहीं रहा। इंडिया जो है 8 नंबर तक क्लेम करती है, वो इंडिया को मिल नहीं रहा। इंडियन आर्मी यहाँ 4 पे बैठी हुई थी, वहां भी चाइनीज घुस गए हैं और वो चाहते हैं कि ऐसे काट के जो है चुशूल को भी अपने आप में मिला लें। और 1/3 एरिया, आपको बता दूं कि 1/3 एरिया जो है करेंटली 1/3 एरिया जो है इंडियन आर्मी के पास है, और जो 2/3 एरिया है वो चाइनीज के पास है, चाइनीज मिलिट्री के पास है पैंगोंग सो में। उसमें भी वो 4 नंबर पर घुसना चाहते हैं। यही सारा इशू जो है फिंगर पॉइंट का है। ये देखिए जो PLA है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, इतने बड़े बड़े फास्ट बोट लेकर आ गई है, ढेर सारे पैंगोंग सो में 4 नंबर पे। और पेट्रोलिंग के दौरान ये बहुत ज़्यादा स्टैंड ऑफ करते हैं इंडियन आर्मी के सामने, और जो है उनको धमकी देते हैं कि यहाँ से पीछे चले जाओ, 4 नंबर छोड़ के चले जाओ। इंडियन आर्मी बोलती है कि 4 नहीं, हमें तो 8 चाहिए था, 4 तक तो हम ऑलरेडी सिमट के बैठे हैं, इतना क्यों ले रहे हो? वो बोले नहीं, हमें पूरा 4 तक चाहिए, चुशूल भी लेंगे, हायर क्लिफ भी लेंगे। तो यही सारा इशू था जो फिंगर पॉइंट का छोटा सा टॉपिक था। शायद आपको समझने में कन्फ्यूजन होगा। आप कॉमेंट में मुझे बताइए कि बैटल ऑफ रेजांगला जो हुआ था उसके बाद जो, आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि बैटल ऑफ रेजांगला के बाद पोस्टुमसली मतलब मरणोपरांत किनको जो है परमवीर चक्र मिला था। बाकी आप ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि चाइनीज मिलिट्री जो है ये 4 नंबर जो उन्होंने कैंप बना लिया यहाँ पे आके पैंगोंग सो में, ये बताइए कि पैंगोंग सो से वो 4 नंबर से पीछे विड्रॉ करेंगे कि नहीं करेंगे? ये डिटेल्स जो है आप डिस्कस करिए और बताइए। मैं कमेंट सारे जो है आपके पढ़ता हूँ। चलिए इतना ही बताना था। आई होप इट हेल्प्स, आपको समझ में आ गया होगा कि फिंगर पॉइंट क्या होते हैं।